किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को नाम चाहिए जी। किसी को यश चाहिए कि मैंने बनाया, किसी को ये चाहिए कि मेरी सरकार के समय बना, किसी को ये चाहिए कि इससे मुझे पानी मिला, पीने के पानी की समस्या हुई, किसी को किसान को ये हुआ कि मेरे यहाँ उपज अच्छी हुई, किसी को रोजगार मिला। तो सबकी अलग अलग जिसकी जैसी इच्छा है, उस नजरिए से वो इसका लाभ स्वयं के लिए देखता है। किसी को वोट मिले, किसी को सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला, और हमें मौका मिला अच्छा काम करने का, सौभाग्य पाने का। आपके बारे में हमने सुना है, आप काफी तेज तर्रार ऑफिसर रहे हैं। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं, हमने कुछ। मैं शुरू नहीं करता हूँ, लेकिन जब कोई सीमा पार कर देता है तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। तो ये मेरा स्वभाव है कि आप लड़ना चाहते हो, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने एक स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि लड़ना जरूरी है, तो हम तय करेंगे कि कब लड़ना है और कब तक लड़ना है, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, एक समय था जब राजगढ़ जिले के लोग मजदूरी करने के लिए अन्य दूसरे जिले व अन्य राज्यों में पलायन करते थे। भूमि का अधिकांश भाग पानी के अभाव में बंजर रह जाता था और पैदावार भी बहुत कम होती थी। लेकिन जब से मोहनपुरा डैम का निर्माण हुआ है राजगढ़ जिले में, तब से राजगढ़ की तकदीर व तस्वीर दोनों बदल गई है। जिले के किसान और मजदूर अब अपने आप को आत्मनिर्भर समझते हैं और राजगढ़ जिले से पलायन का जो आंकड़ा है वो लगभग खत्म हो चुका है। ये सब हुआ है मोहनपुरा कुंडालिया डैम के निर्माण के कारण। सवाल ये उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पहली बार मोहनपुरा डैम निर्माण करने की सोची। मोहनपुरा डैम किसके दिमाग की उपज थी? वो कौन लोग थे जिन्हें कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, कई अड़चनें मिलने के बावजूद उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। आखिर मोहनपुरा निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको मिलना चाहिए? किसकी सरकार में मोहनपुरा डैम का निर्माण हुआ? किसकी सरकार में स्वीकृति मिली? कहां से राशि मिली? ऐसी तमाम जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। कई दिनों से हम ये अवसर ढूंढ रहे हैं कि जो मोहनपुरा बांध है उसको बनाने वाले कौन हैं, किसके दिमाग की उपज है, किस सरकार में बना। तमाम तरह के सवाल हमने कई राजनेताओं से किए, सब अपने अपने हिसाब से जवाब देते हैं। आज हमें अवसर मिला है रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री राधे श्याम जी जुलानिया, इनसे आज हम मुलाकात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। राजगढ़ की जनता की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये उपकार और सौगात देने वाली बात ये ठीक नहीं है। हम इसे मानते हैं कि कोई अच्छा करने के लिए ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया और हमें एक वो अवसर मिला, और उस अवसर को हमने गंवाया नहीं, उस अवसर का हमने पूरा उपयोग किया। सर, पर राजगढ़ की तस्वीर बदल चुकी है। पहले राजगढ़ बंजर था और आज हरियाली है, किसान खुश है। देखिए, मैटर ये करता है कि बांध बना, मोहनपुरा, कुंडलिया और पार्वती के ऊपर 3 बांध पूर्णता पर हैं। पूरा जिला सिंचित हो रहा है, जिले में पानी की कमी की स्थिति खत्म हो गई है। लगभग 80 से 90% एरिया राजगढ़ जिले का सिंचित हो रहा है। तो ये बांध बनने से, सिंचाई होने से, प्रदेश की जिले की तरक्की होने से सब लोगों के जिसको जो जो चाहिए सबकी पूर्ति हो रही है। किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को नाम चाहिए जी, किसी को यश चाहिए कि मैंने बनाया, किसी को ये चाहिए कि मेरी सरकार के समय बना, किसी को ये चाहिए कि इससे मुझे पानी मिला, पीने के पानी की समस्या हुई, किसी को किसान को ये हुआ कि मेरे यहाँ उपज अच्छी हुई, किसी को रोजगार मिला। तो सबकी अलग अलग जिसकी जैसी इच्छा है, उस नजरिए से वो इसका लाभ स्वयं के लिए देखता है। किसी को वोट मिले, किसी को सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला, और हमें मौका मिला अच्छा काम करने का, सौभाग्य पाने का।
नहीं, पर सर जनता के मन में तो ये सवाल है नहीं कि आखिर ये किसके दिमाग की उपज है। हाँ, देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में ये तो एक तथ्यात्मक बात है कि जो भी तेज गति से जो परिवर्तन आए हैं, जिससे हालत बदली है प्रदेश की, वो सन 2010 के बाद आई। 2010 के पहले भी मुख्यमंत्री वही थे, 2010 के पहले भी सरकार वही थी, है ना जी। तो 2010 से 2020 के बीच में ऐसा क्या हुआ? केवल हुआ ये कि कुछ अधिकारी बदले और अधिकारियों की एक अच्छी टीम सरकार ने बनाने दी और अधिकारियों को काम करने का मौका मिला और अधिकारियों को काम करने दिया, अधिकारियों ने काम किया, तो उसके कारण से पूरी स्थिति बदली। अब बुंदेलखंड और बघेलखंड में पलायन होता था जी। पीने के पानी की किल्लत थी, टैंकरों से पानी जाता था, रोजगार का अभाव था। अब सागर जिले का जो परियोजना निर्माणाधीन है, लगभग 80% एरिया सिंचित हो जाएगा। रीवा जिले का, जहाँ सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता था, वहां लगभग 80% एरिया सिंचित होने पर सीधी शहडोल जैसे जिले में हम सिंचाई कर सुविधा कर पाए। तो ये क्योंकि अधिकारियों को सरकार ने काम करने दिया, इसलिए ये हो पाया। अब जहां तक मोहनपुरा की बात है, तो मैं कहूँगा मोहनपुरा कुंडलिया दोनों की परियोजना एक साथ बनी। ये दोनों परियोजना हिस्सा थी पार्वती काली सिंध और चंबल प्रोजेक्ट का हिस्सा, जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसने नदी जोड़ो योजना में से लिया था। यह परियोजना राजस्थान के पास 2 साल से इसकी डीपीआर पेंडिंग थी। जब राजस्थान के प्रमुख सचिव को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी बीत जाती है सिंचाई समझने में, अभी तुम बच्चे हो, अच्छा, अभी तुम्हें समझ नहीं है, ये चीज़ें जल्दीबाजी में नहीं होती। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि 2 साल हो गए हैं आपके पास रखा है, या तो इसमें संशोधन कीजिए, आगे बढ़ाइए, मना कीजिए। तो उन्होंने कुछ अपशब्द कहते हुए फोन काट दिया। अच्छा। उस घटना के दिन हमने तय किया कि हमारा पानी है, हमारा पैसा है, हमारी जमीन है, अब हम जो करना है बिना पार्वती काली सिंध चंबल की बात किए यही करेंगे, हम भारत सरकार के पास भी नहीं जाएंगे। हमें नहीं चाहिए पीकेसी। ऐसा पीकेसी किस काम का जो हमारी जमीन को बंजर रखे, जो सूखा रखे और हमारे लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत मचे और बैलगाड़ियों से या टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़े। अब इसी दौरान अधिकारियों की पदस्थापना में अनिल सिंह जो सहायक यंत्री थे, उनको कार्यपालन यंत्री का चार्ज देकर के राजगढ़ में पोस्ट किया। कई सारे अधिकारियों को पोस्ट किया, तो अनिल सिंह के राजगढ़ में पोस्टिंग हुई। और एक मीटिंग में मैंने अनिल सिंह और बाकी अधिकारियों से कहा कि ये पार्वती काली सिंध चंबल की कहानी खत्म करके अपनी नदी पर हमें अपनी परियोजनाएं बनाना है। तो पार्वती काली सिंध चंबल के लिंक में यह था कि अगर मोहनपुरा बनता है तो ब्यावरा डूबेगा, और एक प्रोजेक्ट पार्वती के ऊपर था रायसेन में, उससे रायसेन शहर डूब रहा था। कुंडलिया में भी ये प्रॉब्लम थी कि ऊपर का सारंगपुर वाला एरिया पूरा डूब रहा था। तो इन प्रोजेक्ट की साइज छोटी कर दी थी, 5000-6000 हेक्टेयर के सिंचाई के छोटे छोटे बांध, और सारा पानी चंबल में बहकर जा रहा था। अब अनिल सिंह ने पूरी पदयात्रा जैसे किया, अच्छा, नदी के किनारे चल चल करके, और मेरे पास एक दिन आया महीने 1.5 महीने बाद कि सर दोनों जगह बहुत अच्छी साइट है, मोहनपुरा की ज़मीन को हम 10-12 किलोमीटर नीचे ले जाते हैं और कुंडलिया को भी नीचे ले जाते हैं, तो बहुत अच्छी साइट है, पानी भी बहुत मिलेगा और पूरे जिले सिंचाई हो जाएगी। मध्यम परियोजना बनेगी या बड़ी परियोजना बनेगी ये आप देख लें, पर 30-40 हज़ार हेक्टेयर तक सिंचाई दोनों में हो जाएगी। हम जितने भारत सरकार ने प्लान किया उससे बड़े बांध बना लेंगे। अनिल सिंह जब ये बात लेकर आए तो मैंने अपने इंजीनियरिंग चीफ चौबे जी और बोधी के खरे जी, इनसे कहा, तो शुरू में उसको डिसमिस कर दिया कि ये फालतू बातें कर रहा है, ये प्रोजेक्ट इतने साल तक परीक्षण हो चुका है, सारे विशेषज्ञों ने इसे देख लिया है। अब इसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो मैं खुजनेर में था, जितने इंजीनियर थे वो सब मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि सुबह हमारी मुलाकात हो गई, अब जरा साइड देखा हो जो अनिल सिंह बता रहे हैं, उसके बाद शाम को फिर मिलते हैं। जब शाम को आए तो कह रहे सर ये कह रहा है, इस बात में दम तो है जो अनिल सिंह कह रहा है। अच्छा।
उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में फिर 7-8 दिन लगे, और वहीं अपने घर में ही पालने के ऊपर बैठ करके नक्शा फैला करके, और जो पलंग होता है ना, जो फोल्डिंग कॉट, उसको फैला करके उसके ऊपर नक्शे फैलाए और वहीं तय किया कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो इंजीनियर इन चीफ बोधे जी, अनिल सिंह और चौबे जी और खरे, इन सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि हम बांध की क्षमता क्या होगी। मैंने उसमें जरूर तय किया कि कितनी क्षमता होगी, कितना पानी आएगा। उसके बाद में फिर डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ। फिर ये हुआ कि बांध की जगह हम 12 किलोमीटर दूर खिसका रहे हैं नीचे, तो गांव बदल गया। हमने कहा बिल्कुल गांव का नाम वही रखेंगे, मोहनपुरा ही, और कुंडलिया का कुंडलिया रखेंगे, क्योंकि भारत सरकार अध्ययन करा चुकी है। तो इसमें हमें नए तरीके से जियोलॉजिकल, वाटर सर्वे, हाइड्रोलॉजी, ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। और वन, पर्यावरण, इन सबकी भी स्वीकृतियों में हमें आसानी होगी। जब हमने अपनी डीपीआर बना ली, तो डीपीआर बनाते बनाते, ये बात है 2010 दिसंबर में शुरू हुई कहानी, और डीपीआर बनते बनते 1 साल लगा, 2011 अंत तक डीपीआर बन गई। अच्छा। तो भारत सरकार ने स्वीकृति देने से मना कर दी। मतलब उन्होंने, राजस्थान ने एक अड़चन लगा दी कि ये पीकेसी का हिस्सा है, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो हमने कहा हमें राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान के पानी का हिस्सा हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद ये बात आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए जब गए, तो वहां उन्होंने एक आपत्ति ले ली कि इसमें एक नई समस्या है कि ये पार्वती कालीसिंध चंबल का हिस्सा है, इसलिए हम इसको स्वीकृति नहीं दे सकते। तो वहाँ जो सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन थे, उनके साथ मेरे संबंध अच्छे थे। जब भी जाता था उनसे मिल लेता था, तो वो बैठा के चाय भी पिलाते थे, चाय कॉफी भी पिलाते थे, और काम भी करा के लाता था मैं। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे कहा इसमें आप ऐसी शर्त लगा दो कि जब भी पीकेसी बनेगा उसका हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन मुझे काम मत रखो। तो उस शर्त के साथ उनसे हाँ करवाई, पर्यावरण स्वीकृति लेकर आए, फिर वन स्वीकृति लेकर आए। तब तक अपनी मंत्रिमंडल से मंजूरी लेकर के परियोजना में काम शुरू कराया। जब काम शुरू कराया तो मोहनपुरा के प्रोजेक्ट को टेंडर में दिलीप बिलकॉन, जो राजौरी जिले के देवेंद्र जैन जी उसके सीईओ हैं, उनका टेंडर सबसे लोएस्ट रेट पर आया। तो देवेंद्र जैन ने मुझसे वादा किया कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और काम तेज गति से होगा। अच्छा। उन्होंने पहली बार ये बांध बनाया, पहले सिंचाई का कोई काम नहीं किया था, पहला था ये। और मैंने ही उनसे कहा कि आप कब तक सड़कें बनाते रहोगे, कभी इधर भी आओ, सिंचाई में इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़ी मशीनें हैं। और देवेंद्र जैन ने पूरे कमिटमेंट के साथ मिलकर के रिकॉर्ड टाइम में वो बांध बना डाला। अच्छा। फिर कुंडलिया की बात आई तो कुंडलिया भी दिलीप बिलकॉन को ही मिला। दोनों बांध की जमीन एक जैसी है, डूब क्षेत्र एक जैसा है, पानी भी लगभग 10-20 MCM पानी की फर्क होगा, मतलब मुश्किल से 2-3% पानी की क्षमता कम ज्यादा होगी। कुंडलिया बांध बना है 267 करोड़ रुपए में, टर्न की में, और मोहनपुरा बांध बना है 440 करोड़ में, 435 करोड़ में, आइटम रेट में। तो उससे सब लोग ये मानने लगे कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ टर्न की में बनेगा वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन है। और दोनों एक ही कंपनी ने बनाया, दोनों की डिजाइन एक जैसी, पर कॉन्ट्रैक्ट में टर्न की कर देने से काम जल्दी हुआ और कीमत कम हुई, लागत भी कम हुई। इसके बाद माइक्रो इरिगेशन की पाइप वाली बात आई, तो हमने कहा कि प्रेशर इरिगेशन हम चलाएंगे। तो प्रेशर इरिगेशन के सिस्टम्स को डिजाइन किया चौबे जी ने। चौबे जी बहुत ही, उतना अच्छा इंजीनियर मिलना बहुत मुश्किल है, जो इतना किसी भी सीनियरिटी पर जाने के बाद भी अपने क्षेत्र में क्या तकनीक चेंज हो रही है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसे होगा, कैसे वो एडॉप्शन होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसमें वो बड़े एक्सपर्ट। तो चौबे जी ने उसको डिजाइन को फाइनल किया। तो ये हुआ कि हम पानी एक साथ उठाएंगे। तो हमारा ये मत था कि हम पानी सीधा किसान के खेत में पहुंचाएंगे। तो ये सहमति नहीं बनी, ये बनी कि इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे, 1500 से 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा, 90,000 हेक्टेयर का, इतना बड़ा ठेकेदार विश्वसनीय नहीं मिलेगा। तो हम पहले फर्स्ट स्टेज में लिफ्टिंग का रखते हैं और सेकंड स्टेज में डिस्ट्रीब्यूशन का रखते हैं। तो 400 या 450 करोड़ का टेंडर हुआ, L&T को टेंडर मिला, तो सब लोग बड़ा रिलैक्स्ड हो गए कि अब काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं वहां से शिफ्ट होकर के पहुंच गया पंचायत ग्रामीण विकास में। तो हमारे बाद जो अधिकारी आए
वल्लभ भवन में। उन्होंने उसमें झगड़े पैदा किए, तो टेंडर जो पाइपलाइन का होना था डिस्ट्रीब्यूशन का किसान के खेत तक में, वो टेंडर नहीं हुआ। फिर वो 3 बार जाकर के, मतलब 2 या 3 बार टेंडरिंग हुई, वो कैंसिल होते रहे, किसी को रिजेक्ट कर दिया, किसी को कैंसिल हुआ। 1.5 साल बाद जब वापस में आया, 1.5 पौने 2 साल, तो फिर टेंडर में नहीं किया। तो उस तरह से वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। कुंडलिया में तब तक ये समझ आ गई थी कि हमें टुकड़ों टुकड़ों में नहीं करना, एक ही साथ बड़ा टेंडर करना है। तो कुंडलिया में लमसम एक बड़ा टेंडर किया, जिसमें लिफ्टिंग और ये दोनों अलग अलग नहीं किए। इस तरह से ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। प्रोजेक्ट पूरा करते समय हमने ये भी ध्यान रखा कि ये देखा कि दिलीप बिल्डकॉन के 2 इंजीनियर मॉनिटरिंग कर रहे हैं 450 करोड़ के बांध का, इंप्लीमेंट करा रहे हैं, और हमारे 50-60 इंजीनियर लगे हैं उस प्रोजेक्ट के सुपरविजन करने में। तो हमने कहा कि 2 इंजीनियर बनाते हैं और 60 सुपरवाइज करते हैं, ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं हमें सुधार करना है। तो हमने असिस्टेंट इंजीनियर के सब डिवीजन ऑफिस, एग्जीक्यूटिव सबको खत्म करके प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लाए, ताकि फाइलें इधर से उधर नहीं चले, एक ही दफ्तर में बैठो और उसी समय से आप उसका हल करो। तो पीएमयू क्रिएट करने के बाद में डिसीजन मेकिंग में ये कर दिया कि जो भी पेपर या जो भी चीज होंगी, आप विदिन 1 वीक आपका रिजोल्यूशन नहीं हो तो हमारे पास आएगा। हमारी मीटिंग में वो साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इश्यू आएगा। तो इस तरह से करके रिकॉर्ड टाइम में ये बांध बनवाए। पुनर्वास की बात आई तो लोगों के बीच में बैठ करके मैं खुद गया, कलेक्टर को साथ लेके गया। उस समय वहां के राजगढ़ के विधायक थे हेमराज कल्पोनी, उनको साथ लिया और उनसे सबसे कहलवाया कि भाई आपकी किसी भी तरह के, आपको पहले से बेहतर स्थिति में लाएंगे, मुआवजा अच्छा देंगे, मकान का मुआवजा अच्छा देंगे, जगह आपको पसंद की देंगे और हर परिवार को एक प्लॉट राजगढ़ शहर में देंगे। इस तरह से हजारीलाल जी दांगी महोत्सव थे खिलचीपुर में, वो एमएलए थे, उनको खिलचीपुर एरिया में साथ में लेकर के बांध के डूब क्षेत्र में उनसे कहा कि जो राजगढ़ जिले में बसना चाहते हैं काली सिंध के इस तरफ, उनको जीरापुर शहर में हम छापी बांध की जमीन में से प्लॉट अलॉट करेंगे। तो इस तरह से उनको साथ में लिया, उनका मुआवजा पैकेज क्या होगा, उनकी बस्ती कहाँ बनेगी, ये सारे उन्हीं लोगों से बैठ के तय करवाया और ये विश्वास उनको दिलाया कि हम आप ही के जिले के हैं और आप ही में से एक हैं, तो आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो और आपकी किसी भी तरह की समस्या हो तो हम हल करेंगे। हमें बहुत अच्छे कलेक्टर मिल गए, तरुण पिथौड़े जी सर। उन्होंने खूब पुनर्वास में पूरी जी जान लगा करके रिहेबिलिटेशन में काम किया। तो इस तरह से एक ऐसा मौका मिला कि जिसमें अच्छे अधिकारी सारे आए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया तो उस समय में मालूम था कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, जो लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सब 2025-26 तक रिटायर हो जाएंगे, 2024 तक रिटायर हो जाएंगे, 60 से 62 क्या तो 2026 में रिटायर हो जाएंगे। तो हमें मालूम था कि जो सहायक यंत्री हैं विकास राजौरिया या शुभांकर, इन लोगों की बैच 2026 में इनको चीफ इंजीनियर तक की जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। तो ऐसे अधिकारियों को ढूंढा जो हमारे साथ, कुछ अधिकारी ऐसे थे जिनकी टीम को हम नीदरलैंड्स में लेके गए थे हॉलैंड में 1 साल की ट्रेनिंग में, उनमें से आइडेंटिफाई किया, उनकी चॉइस पूछी और फिर उनको इन प्रोजेक्ट्स में पोस्ट किया, ये सोच करके कि ये 5 से 7 साल इस प्रोजेक्ट तक लगातार रहेंगे। तो कोई अधिकारी ऐसे होना चाहिए जो पूरे प्रोजेक्ट को समझे, पूरी जिम्मेदारियों बार बार ट्रांसफर होने से परेशान नहीं हो। इस तरह से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुए। अब जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गए तो हमें इस बात की खुशी है कि जिले में विकास हुआ, खेती से हुआ, आर्थिक समृद्धि आई, गरीबी दूर हुई, पीने के पानी की समस्या का हल हुआ, विकास के नए रास्ते खुले। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मुझे कोई इसका श्रेय नहीं चाहिए। मुझे सबसे बड़ा श्रेय यही है, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि इस काम को काम करने के लिए, अपने जिले में, अपनी मातृभूमि में काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। तो इससे बड़ी और कोई देन नहीं हो सकती। अब जिसको वोट चाहिए वो कहे कि मैंने बनाया, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। जिसको यश चाहिए कि मैंने बनवाया, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई किसान अगर ये कहे कि इससे मुझे समृद्धि मिली है, तो भी उसमें दिक्कत नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें सबको खुश करने के स्कोप है और सब खुश रहें। कोई अगर कहता है कि मेरी सरकार ने बनाया, तो वो भी सही है। कोई कहता है मैंने बनाया, तो उससे भी हमें कोई एतराज नहीं है। और हम क्यों एतराज करें? आप श्रेय ले सकते हो तो लो। मोहनपुरा की बात आई तो लोग श्रेय लेते नजर आए। यहाँ जो वाकई में श्रेय के जो हकदार है वो कह रहे हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, देखिए सबसे बड़ी क्रेडिट क्या है? आईएएस में कितने लोग आते हैं पूरे देश में? पूरे देश में आज की स्थिति में 6000 होंगे। 6000 में से सीधी भर्ती के 4000 होंगे।
जी। अब 150 करोड़ के 148 करोड़ के देश में अगर 6000 लोगों को ये मौका मिला है, तो दुनिया में कोई भी जगह सर्विस ऐसी नहीं है जो हमारे देश में है, आईएएस जैसी सर्विस। इस सर्विस में आ जाना ही आपने कोई ना कोई कर्म ऐसे किए होंगे जी सर। इस जन्म में, पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों के, कि आपको ये मौका मिला। ये मौका मिला, इसमें हमें सैलरी किस बात की मिलती थी? बंगला, गाड़ी, मकान, सैलरी किस बात के मिलते थे? इस बात के मिलते थे कि हम किसी दूसरे की जिंदगी को बेहतरी लाने के लिए माध्यम बने। वेरी गुड सर। और उस माध्यम बनने की अपॉर्चुनिटी सबको तो नहीं मिल सकती। वो जो अपॉर्चुनिटी उन 6000 को मिली है, उन 6000 में से एक है हम ये कह सकते हैं कि हमने उसका सदुपयोग किया। हमने कोई भी समय, कोई भी क्षण बर्बाद नहीं किया, अपना समय बर्बाद नहीं किया, अपना समय नष्ट नहीं किया। जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, जहां भी रहे, उसका हमने सदुपयोग किया। और हमेशा ये प्रयास रहा कि हमारे प्रयास से हमेशा समाज में, किसी के व्यक्ति में, परिवार में, प्रदेश में जो सुधार हो सके वो सुधार हो सके, जो उन्नति हो सके, विकास हो सके वो विकास हो सके। और अभी भी वही कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। सर मोहनपुरा में हालांकि वो एक वरदान है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी पानी नहीं पहुंचा है सर। देखिए, जो परियोजना है वो ओरिजिनल प्लान के मुताबिक 2018 तक पूरी हो जाना थी, लेकिन टेंडर में 1.5-2 साल जब मैं ग्रामीण विकास में मुझे पोस्ट कर दिया, उस समय जो निर्णय नहीं हो पाए या जो समय जो समस्या आई, उसके कारण से हम 2 साल वहां पीछे हो गए, 2-2.5 साल। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के समय में प्रॉब्लम्स आई। फिर जैन पाइप वालों को जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो जैन पाइप वाले ने 1.5-2 साल काम नहीं किया। उनको पटरी पर लाने पे वो सारे उसमें उलझते रहे। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो हमने ओरिजिनल अनुमान लगाया था कि पाइपलाइन केवल लगाना है और इसको चालू करना है, तो ये काम नहर बनाने से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जमीन एक्विजिशन नहीं है। पर क्या होता है कि जैसे ही पानी आता है लोग फसल लगा देते हैं। जी सर। खड़ी फसल में काम करना ठीक नहीं है। और जब बारिश के बाद की, खरीफ की फसल के बाद में जहाँ पानी आ गया वहाँ रबी की भी लगा देते हैं, तो वर्किंग टाइम मुश्किल से 4 से 5 महीना मिलता है। जी। तो जो हम मान के चल रहे थे कि 12 महीने में काम होगा और 24 महीने काम हो जाएगा, तो 5 महीने का अगर काम करने को मौका मिला या 6 महीने काम करने को मिला तो टाइम उतना ही बढ़ गया। जी जी। तो सभी जगह 2025 खत्म होते होते सभी जगह पानी पहुंच जाना चाहिए। अच्छा। और जो अधिकारी हैं, मैं तारीफ करूंगा शुभांकर और विकास और उनकी टीम की। जो मुझे उनसे उम्मीद थी, जिस उम्मीद के साथ पोस्ट किया था, उनकी पोस्टिंग हुई थी, उससे ज़्यादा खरे वो उतरे, उससे ज़्यादा काबिल वो निकले। और इन दोनों ने मिलकर के जो मेहनत की, जो प्रयास किए, उतना प्रयास करेंगे, उतने मेहनत करके उतनी लीडरशिप देंगे, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। अच्छा। ये मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इन्होंने सफलता दी और परिणाम दिए। और इनका जो प्रोजेक्ट के प्रति समर्पण है, और ये केवल इन्हीं का नहीं, अभी पिछले दिनों किसी काम से मैं सागर गया था, जबलपुर सागर। तो सागर में मुझे एक अधिकारी मिले, उन्होंने जो बीना पर बांध बनवाया उनमें भी वही कमिटमेंट है। तो हमारे पास कमिटेड अधिकारियों की कमी नहीं है, उन्हें मौका मिलना है और काम करने की छूट मिलना है। आखिर ये जो प्रदेश में 7-8 लाख हेक्टेयर से आज हम 50 लाख हेक्टेयर पर पहुंचे हैं और 20-30 लाख हेक्टेयर की परियोजनाएं चल रही हैं, ये अधिकारियों की तो काबिलियत है। उन्हें काम करने का तो मौका दीजिए। हमने क्या किया? बिल्कुल। हमने काम करने का मौका दिया, अधिकारियों ने काम किया। अगर हम काम ही नहीं करने देंगे, वो रोज उनको उलझाए रखेंगे, तो कहां से परिणाम देंगे वो? तो काम करने का मौका दें, विश्वास का संबंध पैदा करें। तो हमारे पास अकेले एक विकास राजौरिया नहीं, हमारे पास विभाग में कम से कम 50 विकास राजौरिया हैं, लेकिन उन्हें मौका तो दें। जी जी। और मैंने पाया है कि जिन जिन अधिकारियों को मौका दिया, उनमें से 90% से ज्यादा ने हमारी विश्वास से ज्यादा काम किया, जितना हमने उम्मीद की थी उससे ज्यादा काम किया। अब सर राजगढ़ की जनता को ये भी बता दिए कि आपकी जन्मस्थली, जो राजगढ़ के लोग हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। खुजनेर में जन्मा हूँ, खुजनेर में ही पढ़ा हूँ। प्राइमरी स्कूल, जो प्राथमिक शाला थी, उपासरा में होती थी, जैन मंदिर की। खुजनेर में उपासरा होता था, सरकारी बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा। तो उपासरा जैन समाज का जैन मंदिर जो बन गया अभी, उसके पास होती थी कच्ची बिल्डिंग, उसमें बैठते थे। उस टाइम पे प्राइवेट स्कूल नहीं थे सर? उस समय प्राइवेट नहीं थे। और ये अच्छा था कि मैं प्राइवेट स्कूल अगर होता तो भी इसी स्कूल में जाके पढ़ता, क्योंकि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे थे। हाँ।
एक कटारा साहब थे, एक खलीक साहब थे, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक थे। और उसके बाद में हमारा मिडिल स्कूल खुजनेर से ही किया। उस समय बिल्डिंग अस्पताल के पीछे होती थी। अच्छा। बिल्डिंग का फर्श टूटा होता था, फर्नीचर नहीं होता था, तो आम के बगीचों के नीचे बैठते थे। और कभी कभी जब कमरों में बैठना होता था तो मिट्टी जमा होती थी, तो दिन भर जब सुबह स्कूल जाते थे साफ सुथरे, शाम को लौट कर आते थे तो उसी मिट्टी में सने हुए। और साल में आधे दिनों खुले में टाट पट्टी बिछा करके पेड़ के नीचे स्कूल लगता था। उसके बाद में हायर सेकेंडरी पचोर से की, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था खुजनेर का स्कूल ज़्यादा अच्छा माना जाता था पचोर से। साइंस सब्जेक्ट उसका बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन कॉमर्स पढ़ना था इसलिए पचोर से पढ़ते थे। पचोर से हायर सेकेंडरी की, उसके बाद दिल्ली इंदौर पहुंच गए। फिर दिल्ली जाके पढ़ाई की और फिर IAS में आ गए बस। अच्छा। सर, राजगढ़ में आप राजगढ़ को कैसे देखते हैं सर? आज शिक्षा व्यवस्था थोड़ी कमजोर है सर राजगढ़ की। देखिए, शिक्षा व्यवस्था केवल राजगढ़ की नहीं, पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर बहुत काम करने की गुंजाइश है। सरकारी व्यवस्था में सबसे अच्छे शिक्षक सरकार में है, क्योंकि प्रतियोगी पद्धति से चुनाव होता है, चयन होता है, चुनाव नहीं चयन होता है। और सबसे अच्छा मेहनताना, सबसे अच्छे शिक्षक सरकार में होने के बाद भी हम शिक्षा की स्थिति को नहीं सुधारें तो इसमें दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहले, हमारे शासन तंत्र की प्राथमिकता में ये कौन से नंबर पर है? प्राथमिकता में है पर कौन से नंबर पर है? 20वें पायदान पर है, 50वें पायदान पर है, या पहले 5 पायदान में? शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। और दूसरा, अगर हमारी प्राथमिकता में ये होगा तो हम अधिकारी वैसे देंगे जो उस व्यवस्था को ठीक करे। मैं राज्य शिक्षा केंद्र में सर्व शिक्षा अभियान देखता था, केवल 7 या 8 महीने कमिश्नर था। यही शिक्षक थे, और कई जगह पर ऐसे शिक्षक हमें मिले जहां एक शिक्षक की शाला थी, पहली से 5वीं तक पढ़ाते थे, और सभी बच्चे फर्स्ट क्लास पास होते थे। सभी को 20 तक पढ़े, 5वीं कक्षा तक को आते थे, किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ते थे, सब्जेक्ट समझते थे। अब हम अगर अपने शिक्षक का मनोबल बढ़ा के रखेंगे और शिक्षक को सम्मान देंगे और उनमें विश्वास पैदा करेंगे तो वही ये चमत्कार करेंगे। जो सबसे मिसिंग चीज हमें लगती है वो शिक्षक का सम्मान हमने समाज में खो दिया। जब हमारे घर के सामने से, जब हम स्कूल में थे, घर के सामने से शिक्षक निकलते थे तो हम डर के कारण भाग जाते थे, और हमारे पिताजी या भाई साहब जो भी होते थे वो खड़े होकर नमस्कार करते थे, दुकान से उठ जाते थे, नमस्ते करते थे। वो सम्मान हमने खत्म कर दिया। अब अगर वो सम्मान हम खत्म कर देंगे, फिर कहेंगे कि आपने शिक्षक को ऐसे बना दिया जैसे कि वो कर्मचारी और मालिक का संबंध पैदा कर दिया, आदर भाव खत्म कर दिया। अगर हम मनोबल उठाएंगे तो यही चमत्कार करेंगे। जो शिक्षा केंद्र में 6 या 7 महीने का टेन्योर मिला था, उसमें 5 साल तक मध्य प्रदेश पूरे देश में फास्टेस्ट इंप्रूवमेंट इन लर्निंग में बना रहा। तो यही हालत डॉक्टरों का है। हम कमी हर चीज की निकाल देते हैं, पर कभी कोई उसके साथ बैठ करके उनको तसल्ली से 2 शब्द सम्मान के साथ तो कहे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम बहुत अच्छा डॉक्टर पोस्ट कर देते हैं, सर्जन बहुत अच्छा पोस्ट कर दिया, लेकिन उसके साथ अगर उसको सर्जरी से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट में, कोई कंज्यूमेबल्स में, कोई मटेरियल की जरूरत है तो वो हम नहीं दे रहे हैं। फिर वो घटिया सामान खरीद के देंगे। फिर वो डॉक्टर अगर ये कहेगा कि बाजार से ले आओ, इसका उपयोग भी करूंगा, तो डॉक्टर को गाली देंगे कि बाजार से खरीदता है। तो हम काबिल आदमी को नाकाबिल बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये कि हम चाहते कि हमारी प्राथमिकता क्या है, शासन की प्राथमिकता हुई, समाज की प्राथमिकता क्या है। अब शिक्षक को सम्मान अगर समाज नहीं देगा तो फिर उससे उम्मीद क्यों करते हैं? हमने सबसे पहले सिंचाई का ही उदाहरण लें। ये मोहनपुर और कुंडलिया जुलानिया तो लेकर नहीं आया, ये शिवराज सिंह जी भी लेकर नहीं आए, ये सरकार भी लेकर नहीं आई। ये कौन लेकर आया? क्योंकि उस तंत्र ने
चुनिंदा अधिकारियों को काम करने का खुला मौका दिया। काबिलियत तो उनमें पहले से थी जी। ये विश्वास दिलाया कि काम करेंगे तो पहली बात ये कि सजा नहीं मिलेगी, इंक्वायरी नहीं होगी, और दूसरी बात ये कि अगर काम करेंगे तो तारीफ मिले या नहीं मिले, काम को पूरा कर पाके अपने समय में हम काम को पूरा होते देख पाएंगे। एक इंजीनियर के मन में ये नहीं होता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे पैसा मिलेगा या प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे कोई यश देगा। उसके मन में उस समय सबसे ज्यादा खुशी आती है जब उसके बांध में पानी भरता है। अच्छा। जब वो उसके गेट ओवरफ्लो होते हैं तब इंजीनियर की खुशी देखने को होती है। जो फील्ड में काम कर रहा है उस इंजीनियर की खुशी तब होती है जब वो पहले खेत में, किसान के खेत में पानी चलता दिखता है। वो अपनी सफलता वैसे आंकता है क्योंकि वो भी इसी समाज का इंसान है, वो भी एक व्यक्ति है। अब हम उसको कंडेम करके कह देते हैं कि इंजीनियर मतलब ये पैसे खाता है, ये इंजीनियर मतलब ये गड़बड़ कर रहा है। वो भी एक इंसान है। आप पहले ये तो देखिए कि उसकी नब्ज क्या है। उसकी नब्ज में सबसे ज्यादा खुशी उसको तब मिलती है जब उसके बांध में पानी भरता है और गेट ओवरफ्लो चलता है। सबसे ज्यादा इरिगेशन सिस्टम में जब कैनाल सिस्टम वाला देखता है, पाइपलाइन सिस्टम, उसे खुशी तब मिलती है जब वो कंट्रोल रूम में बैठकर देखता है कि आज यहाँ पानी चल रहा है या वहां किसान के खेत में देख के पानी चल रहा है। क्योंकि उसे मन में एक सुख की अनुभव होती है, एक अचीवमेंट लगता है और एक खुशी होती है। आपके बारे में हमने सुना है आप काफी तेज तर्रार ऑफिसर। कुछ लोग आपसे जलते भी हैं, हमने कुछ विवाद भी सुना था, कुछ पत्रकारों ने वो आरोप लगाए थे, और कुछ लोग ऐसे भी जो आपको देवतुल्य समझते हैं। मतलब एक जिला है जहां पर आपके नाम से गांव बना है, जुलानियापुरा। कौन सा गांव है सर वो? देखिए, पहली बात यह है कि कोई जले या तारीफ करे ये हमारे हाथ में नहीं है, और उनके अच्छा सोचने या बुरा सोचने से हम अपने आप को नहीं बदल सकते और बदलना भी नहीं चाहिए। हाँ, यदि कोई अपनी कमी निकाल रहा है तो एक क्षण रुक करके उसे सोच लें कि इसमें तथ्य हैं या नहीं है, तो सुधार कर लें, और अगर नहीं है तो उसको भूल जाएं। जिन लोगों ने अनर्गल आरोप लगाए वो आपराधिक अवमानना के केस फेस कर रहे हैं। अच्छा, और छटपटा रहे हैं। हाँ, देखिए, मैं शुरू नहीं करता हूं, लेकिन जब कोई सीमा पार कर देता है तो फिर छोड़ता नहीं हूं। तो ये मेरा स्वभाव है कि आप लड़ना चाहते हो, हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने एक स्थिति ऐसी पैदा कर दी कि लड़ना जरूरी है तो हम तय करेंगे कि कब लड़ना है और कब तक लड़ना है, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो जिन पत्रकारों ने बदमाशी की, जिन्होंने किया, वो सब अब आपराधिक अवमानना का केस फेस कर रहे हैं और सबको सजा होगी। पहले भी 3 केस में सजा हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपनी दुकानदारी बंद करके गायब हो गए, तो वो बात रही है। और जहां तक आपने जुलानियापुरा का कहा, तो ये श्योपुर कला में, मुरैना में मैं कलेक्टर था, श्योपुर में एडिशनल कलेक्टर एसडीओ था। उस समय की घटना है। उस समय मेरे निकल जाने के बाद, मना करने के बाद में भी लोगों ने नाम रख दिया, वो मुझे बहुत बाद में मालूम चला। तो कुछ शहरी आदिवासी वहां हैं, तो करीब उन लोगों की जमीन भूदान मूवमेंट में उनको पट्टे मिले थे, उनकी जमीन छीन लेते थे जो मीना और पठान लोग थे, और मारपीट भी करते थे। तो मैं 42 दिन वहाँ एसडीओ था। उस दौरान एक अभियान चला करके उनको जमीन दिलवाई थी, और जमीन सरकारी तरीके से नहीं दिलवाई थी। उनसे कहा था कि आप किसान, आप औरतें और बच्चे खेत की मेड़ पर लेट जाइए, और जो काबिल पुरुष हैं वो खेती कीजिए। कोई अगर आपको छेड़ेगा तो आप प्रिमिटिव ट्राइब हैं, उनका मैं पक्का इलाज कर दूंगा, उनको जेल भेज दूंगा, और ऐसा भेजूंगा कि वापस नहीं निकले। पर आप किसी के ऊपर लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेंगे, आप तो खेत के ऊपर लौट जाएंगे। गांधी सेवा आश्रम वहां है, तो वहां एक रामदत्त तोमर नाम के व्यक्ति हैं जो बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। रामदत्त तोमर ने उन सबको साथ लिया और एक एक करके अपना कब्जा छीना जमीन का वापस, और उनको समझाया कि इस कब्जे को सरकार एक बार दिला देगी, फिर आपसे छीन लेंगे। इसका तरीका यही कि आप अगर खुद सक्षम होंगे तो आपको कोई कब्जा नहीं छीन पाएगा। तो उन्होंने कब्जा ले लिया, काबिज हो गए। अमर सिंह यादव की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमर सिंह के वर्तमान में नहीं, उनकी कार्यशैली क्या है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ, पर हाँ इतना कहूँगा कि अमर सिंह के पिताजी, जिनको हम पटेल बा कहते थे, उन्होंने मुझे गोद में खिलाया,
अमर सिंह के बड़े भाई बने सिंह और मैं साथ साथ पढ़े हैं। गर्मी के दिनों में उनके घर जाकर के खजूर इनकी माँ निकाल के, पटेल माँ निकाल के देती थी, वो हम खाते थे। मेरा छोटा भाई सत्यनारायण और अमर सिंह साथ साथ पढ़े हैं, तो इनसे हमेशा संबंध हमारे मधुर और अच्छे रहे। और आज भी उनका कार्य कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मुझे ये मालूम नहीं, क्योंकि मैं संपर्क में नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस अमर सिंह को जानता हूँ वो हमेशा मैंने एक अच्छे इंसान के रूप में उसे पाया है, एक ऐसे इंसान के रूप में पाया है। अगर अभी भी मैं उसे फोन करूंगा तो वो फौरन, कोई भी काम होगा वो फौरन दौड़ के करेगा। अच्छा। राजनीतिक रूप से वो क्या कर रहा है, क्या उसका क्रिया है, क्या उसकी प्रतिक्रिया है, ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। पर एक इंसान के रूप में मैं कह सकता हूँ कि उसके पूरे परिवार से हम लोग अच्छी तरह जुड़े रहे और एक बहुत अच्छा परिवार है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। काफी दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम आपसे बात करें। तो ये थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर श्री राधेश्याम जी जुलानिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।